This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर नाजरीन रोज़ाना की बुनियादों पर बात करते हैं, फ़ाइनेंस, इकनॉमिक्स, बिज़नेस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ, और इसके साथ साथ बहुत सारे सोशो इकनॉमिक, पॉलिटिको इकनॉमिक और इंटरनेशनल रिलेशन से या इंटरनेशनल मामलात से पर्टेन करते हुए मामलात को आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान व मेज़बान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब जो कि एफ़मा के नुमाइंदे हैं हमारे ख़ित्ते में। वेलकम करूँगा। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अरसा हुआ, आप लगता है अपनी सफ़री मसरूफ़ियात में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे कि आप वक्त नहीं दे पाए, लेकिन आज आप तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ स्टॉक एक्सचेंज की मुख्तसर ख़बर से कर लूँ। बहुत सारी ख़बरें हैं जो प्रोग्राम से पहले आपसे डिस्कस की थी, उन पर भी बात करेंगे। स्लम्प इन ऑयल प्राइसेस ड्रैग डाउन PSX, इसके साथ ही जो है ये ऑयल प्राइसेस का क्योंकि ज़िक्र आ गया, पता नहीं अजीब व गरीब, मैं रोज़ मुझे वही गाना याद आता है जो मैं बचपन में सुना करता था। ये शायद पाकिस्तान का गीत था कि काश मुझे कोई समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कभी बढ़ती हैं तो मार्केट गिर जाती है, कभी गिरती हैं तो मार्केट गिर जाती है, कभी गिरती है तो मार्केट बढ़ जाती है, और पता नहीं हमारे एनालिस्ट क्या इधर उधर की डींगें मारते हैं, क्या इन्होंने क्लासों में बैठ के किया है। मेरे ख्याल से तो या तो इन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाए हैं कागज़ के बना बना के, या लड़कियों के फ़ोन नंबर लिए हैं, क्योंकि सारी उल्टी सीधी एनालिसिस करते हैं हमारे एनालिस्ट। पता नहीं सेठ साहब जो कहते हैं उल्टी सीधी रिपोर्ट के अंदर वो डाल देते हैं। तेल की कीमतों के मुतालिक आपसे एक सवाल था। आज सुबह मैं एक बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग की एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपना इन्हिसार बैनुल-अक़वामी तेल यानी इंटरनेशनल ऑयल इंपोर्ट पर कम कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता वो 28% पे आ गया है, गालिबन इतना ही था, और शायद 2020 के अंदर इट विल गो डाउन टू अबाउट 11% बाई एस्टिमेट्स। That means either there is a major discovery or they have done excellent kind of planning, that they have exhausted the global resources of oil and they have conserved their own, or come up with this come up with the new technology of shale oil, which was there about few years back, but now it's becoming more popular. क्या कहते हैं इस बारे में, तेल की कीमतों और इस रुझान के मुताबिक? देखिए, बात ये है कि गले में छछूंदर फंसना जो होता है ना, कुछ वैसा कुछ मामला हो ही गया है। अच्छा, और वो ये कि शेल का आपने तस्करा किया, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, और इसकी वजह यही थी कि अमेरिका में जो कि तेल के ऊपर उनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा था, बैनुल-अक़वामी तेल के ऊपर बहुत ज़्यादा था। जी। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसको ग्रो किया, शेल रॉक एक्सप्लोरेशन जो होता है, शेल गैस जी। और शेल ऑयल जो है, यानी कि वो फ्रैकिंग के ज़रिए पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के ज़रिए रॉक्स में वो डालते हैं, वो रॉक्स टूट जाती हैं और फिर उसमें से खुद ब खुद जो है तेल बाहर निकलता है, जो कि नॉर्मल जो तरीक़ा है तेल एक्सप्लोर करने का, एक्सट्रैक्ट करने का, उससे मुख्तलिफ है। उसकी वजह से पहले ये होता था कि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, और उसके ऊपर उनके इन्वेस्टमेंट होने के बाद और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बाद ये टेक्नोलॉजी काफ़ी रीज़नेबली प्राइस्ड हो गई। और ये प्राइसिंग जो थी वो ये था कि अगर $75 फ़ी बैरल के हिसाब से अगर बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर तेल की कीमत हो, तो उस वक्त तो ये शेल गैस और शेल ऑयल एक्सप्लोरेशन अपने सही मकाम के ऊपर हो, बारे में आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर उसे कम होगी तो उनके बारे में नहीं आएगा। अच्छा, हमारे जो बरादर ममालिक हैं, अरब बरादर ममालिक हैं, जिनके पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर, उन्होंने ये सोचा कि ये 2 और 2 4 की कहानी होती है, तो तेल की कीमत गिरा दो, कि तेल की कीमत जब गिरा दोगे तो वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे, तो फिर हमारी दोबारा मोनोपोली हो जाएगी। ये चीज़ तमाम खलीजी ममालिक के अंदर, और जो सबसे बड़े खलीजी ताकतें हैं, उन्होंने ये चीज़ की।
लेकिन आइडिया ये गोरों नहीं दिया उनको, ये मैं बता दूं। उनके पास बड़े लोग मुलाजमत करते हैं, उनके पास बेस्ट इकोनॉमिस्ट। देखिए नहीं, वो गोरों की बात नहीं है, बात ये है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। देखिए बात ये है कि सिर्फ इंजीनियरिंग की नॉलेज या थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपको होलिस्टिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, आपके पास कितना एक्सपर्टीज, क्या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, क्या आप प्लानिंग कर सकते हैं। उन्होंने ये किया, तेल की कीमतें गिर गई, उसके नतीजे में इस वक्त क्या हो रहा है, रिकॉर्ड ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान का भी आ गया है, सऊदी अरब का भी आ गया है, इराक का भी आ गया है तेल, और लेकिन शेल अभी भी मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि फाइनेंसिंग जो है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, और जो मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं एक बिज़नेस को रन करने के, वो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। आज जो टेल्सा के नाम से एक कंपनी है वो घाटे में जा रही है, जो गाड़ी बना रही है ना, जी हाँ, टेस्ला जो बना रही है ना, जी हाँ, जी हाँ। और इसी तरह जो अगर आप प्राइस वैल्यूएशन देखें तो ये बहुत हाई प्राइस वैल्यूएशन है, जितने भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, हाईटेक कंपनीज हैं उनकी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आज ही उनको पैसे मिल जाएंगे, 20 साल बाद मिलेंगे। तो ऐसी अगर ये शेल गैस और शेल ऑयल फ्यूचर टेक्नोलॉजी है तो इन्वेस्टर चाहेंगे कि आज उसके ऊपर पैसा लगाएं ताकि कल उनको 20 गुना ज़्यादा मिले। यही तो मैं देख रहा था, और मैं यही देख के हैरान हो रहा था, क्योंकि मैं अमूमन वक्त लेता हूँ थोड़ा सा, तो मैं ये देखता हूँ अमेरिका में तो हर चीज़ का इदारा मौजूद है। इसी तरह वहाँ तवानाई का भी एक इदारा है जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है ना, जो बाकायदा स्टेटिस्टिक्स शाया करता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान के बारे में भी एक्यूरेट हैं। मैं आपको बता दूँ, मैंने अगर देखने हो ना तो मैं वहाँ से देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमारे तो हैं ही नहीं, इसलिए उनके ही एक्यूरेट माने जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछूँ, पाकिस्तान के पास पहाड़ हैं, समुद्र हैं, दरियाँ, बाकी सारी दुनिया तो कंगली है ना, सारे भिखारी हैं, सब कुछ हमारे पास। फिर आप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे खुली बात करूँगा बिकॉज यू आर ग्लोबल सिटीजन। बात यह है कि सारी दुनिया भिखारी है, सारी वसाइल हमारे पास हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मसला है, हमारे पास तेल नहीं है, बाकी सब कुछ है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं, तेल नहीं है। बस दूध बनाने वाले हम चौथे बड़े मुल्क हैं, लेकिन भूखे मर रहे लोग हमारे यहाँ। हम जनाब बहुत डॉक्टर पैदा करते हैं, ये वो, इसीलिए आजकल जिस्मानी आज़ा बिक रहे हैं बच्चों के। अब पता हुआ हवाकारी हो रही है। दूध बनाने वाला पता नहीं हम कौन सा मुल्क हैं, बच्चे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट हालात हैं मेल न्यूट्रिशन के, प्रीनेटल और पोस्टनेटल जो कंडीशंस हैं थर्ड क्लास हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं, लेकिन दूध बनाने वाला हम चौथा बड़ा मुल्क है, ऑटो पैदा करने वाला हम दुनिया का 5वां मुल्क है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है 50% या शायद 60% लोग गुर्बत या अफलास की खत अफलास से नीचे, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, लेकिन ऑटो बनाने वाला हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। लेकिन मसला हमारे साथ जो बुनियादी है कि तेल भी हमारे पास नहीं है। हमारी जो एनुअल प्रोडक्शन है, डेली प्रोडक्शन भी हमारी बहुत बुरी है, हमारे पास रिजर्व्स बहुत कम है। लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि थर के अंदर जितने हमारे कोयले के ज़ख़ायर हैं, ये सऊदी अरब के तेल और गैस के ज़ख़ायर से बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर साबका वज़ीर पेट्रोलियम मेरे ख्याल हंस के बेहोश हो गए होंगे, नईमी साहब सऊदी अरेबिया के, जब हमने ये बहुत दूर की फेंकी थी। फेंकते हम थोड़ी नहीं, आपने बहुत अच्छी बात दूर की फेंकते हम, फेंकते दूर की, देखिए फेंकते। ये जो असल हमारा अलमिया है ना, वो ये है कि हम फेंकते हैं चीज़ों को, लंबी लंबी छोड़ते हैं। भाई कोई सर या पैर होता है, आप कोई बात करते हैं तो उसके पीछे आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू से समथिंग, आज डोनाल्ड ट्रंप की लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं कि ये अगर प्रेसिडेंट बन गया तो ये अगर इस तरह की इधर से फेंकेगा उधर से फेंकेगा, ये करेगा तो क्या होगा। लोगों ने कहा कि भाई रिपब्लिकन्स ने, उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि वी आर गोइंग टू डिसोन यू। सो दैट इज़ वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, if there is a person who is in command and who has the authority or who is holding a position is not consistent, is not credible and is not truthful, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन को वो हेड कर रहा होगा वो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करेगा, और जो इंस्टीट्यूशन चला रहा होगा उस मुल्क को वो ख़राब करेगा। तो मसला जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लोग मेहनत नहीं करते, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग गधगाड़ियों के ऊपर फिरते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि व्हेन यू डोंट हैव कंसिस्टेंट पॉलिसी, थोड़ा सा जंप कर रहा हूं, जैसे आपने बताया क्रेडिबल लीडरशिप, क्रेडिबिलिटी, जब आप बात कर रहे हो ख़ास तौर पे उन पोजीशंस के ऊपर जहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, क्योंकि इस तरह की देखें ना, आप ऐसी बेवकूफ़ाना किस्म की एक शोर मचा दिया गया कि चिनोट में सोना मिल गया, माजरत के साथ मिला होगा, लेकिन अब क्या है कि दुनिया समझ रही है कि ये बेवक्का नाचने वाले लोग हैं,
इनके पास रिकॉर्डिक के अंदर ये कहते हैं इतना बड़ा सोना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, एक गोरे साहब हैं जो शायद आप भी जानने वाले हैं उनके, मैं भी हूँ उनका जानने वाला। उन्होंने मुझे कहा कि अगर इतना सोना चांद पे मिल जाए ना, जितनी दूर की आपने फेंकी है कि रिकॉर्डिक के अंदर आपका इतना सोना है, तो कहने लगे वो विल टेक, हम चांद पे चले जाएंगे सोना निकालने के लिए, अगर हमें पता लग जाए, क्योंकि इट्स स्टिल फीजिबल। अगर हम मुझे बोल रहे हैं $200 बिलियन का सोना चांद पे मिल गया है और फलां जगह के ऊपर है, ये लोकेशन है, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जरिए अपने मुल्क में भेज दो तो मैं आ जाऊँगा। देखिए बात जो आती है ना अली नासिर, बात बिल्कुल बहुत सामने की है। वही बात है कि हम चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठे और मनोसलवा हमारे ऊपर उतरे। मसले ये है हमारे साथ कि हम मनोसलवा की तैयारी के अंदर हैं, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़राब बात हम जो कर रहे हैं कि हम लोग मेहनत नहीं करते। यार जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान के अंदर क्या रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल एक्सीलेंट, ये बात है सर। जापान जाएं, आप खुद दिल से बताइएगा, मैंने कभी किसी जापानी को ये तकरीर करते हुए नहीं देखा कि वो टोयोटा का प्रेसिडेंट आए और बोले हमारे पास पहाड़ है, समुंदर है, दरिया हैं, आतिशफिशां हैं, समुंदर है, समुंदर में मछलियां हैं, मछलियों के अंडे हैं, अंडों में से और मछलियां पैदा होंगी। मैंने कभी इस तरह की बातें करते हुए उनको सुना ही नहीं। मैं कोरिया में गया बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट्स के पास, उन्होंने तकरीर में ये कहा हमने मेहनत की, हमने काविश की, हमने जोर लगाया, हमने खून पसीना बहाया। हमारे लोग शुरू ही तकरीर, हमारे ताजिर सनतकार ये कहते हैं हमारे पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुद्र। अब भाई तुम बताओ तुमने क्या किया है? ताजिर सनतकार जो कुछ भी कर रहे हैं, देखिए बात जो है सिंपल बात है, आपके पास पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, सारी चीज़ें। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लाइव एग्जांपल, वो लबनान की। मैं अभी लबनान गया था। लबनान के अंदर 3 साल से कोई हुकूमत नहीं है, कोई हुकूमत नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं है लबनान के अंदर। कहीं पे आपको कहीं पे सड़क के ऊपर या पेवमेंट पे एक कचरे का टुकड़ा नहीं मिलता। कोई डबल जो है वो पार्किंग नहीं करता। यहाँ पे तो भाई डबल करके इस तरफ एक इतनी सी नाली बचती है। देखिए बात क्या आती है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे कोई अगर बैरूत गए थे आप? बैरूत क्या दुनिया है यार। वो तो कहते हैं तबाह हो गया सब बैरूत, ये वो कैसा लगा? अच्छा था, सही था, ठीक था। आप अगर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाए, फहीम facebook.com/fahim for change नंबर 4 फॉर चेंज, उस पर मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियोस डाली है। आप उसमें देखिएगा कि क्या मुल्क बनाया हुआ है उन्होंने, और लोगों ने बनाया हुआ। हुकूमत तो है ही नहीं वहाँ पे। और कितने लोग हैं वहाँ पे? 4 मिलियन। दुनिया के अंदर द सेकंड बेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड, सेकंड बेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड इज द लेबनीज कुजीन। खाने पीने की बात कर रहे हैं, मेरे दिल की बात कर रहे हैं। बात आपकी सही है, क्योंकि मैं खुद लबनानी खाना खाने का बहुत शौकीन हूँ। लबनान में कुदरती हुसन भी बहुत है, मैं बताऊँ, लोग भी उनके बहुत हसीन हैं। देखिए ये कि फ़हीम उज़्ज़मा साहब हैं, जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के लगते हैं। एक हम हैं, जिधर भी जाएँ चलें हम यहाँ के ही लगते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि लबनान में भी मैंने देखा है बड़े हसीन लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा खाते हैं, बड़ी अच्छी, मैंने सुना है वहाँ पे हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी है लबनान की। हिस्टोरिकल फिनिशियन सिविलाइजेशन है वो, 4-5 हज़ार साल पुरानी उनकी सिविलाइजेशन। 4-5 हज़ार साल पुरानी तो हमारी भी सिविलाइजेशन है। खंडर बनाया हुआ है उसको। फिल्म बनाई इंडिया वालों ने मोहनजोदाड़ो के ऊपर, पता है आपको? ऋतिक रोशन है ना, ऋतिक रोशन उसका हीरो है। इन्होंने फिल्म बनाई मोहनजोदाड़ो ने। हमने कौन सी फिल्म बनाई? हाय पैदा क्यों करते हो अगर पाल नहीं सकते हो, पैदा क्यों करते हो अगर ये नहीं कर सकते हो। जंगी फिल्में बन रही, बुड्ढा गुज्जर, पागल गुज्जर, और हर आदमी बदमाश, डीएसपी विलन, शान साहब गुज्जर बन के हीरो सारी दुनिया की पिटाई कर रहे हैं। उससे पहले कोई और हीरो पिटाई करता वही था। बात है, वो मोहनजोदाड़ो बना रहे हैं और हम जो है लोगों को क्या बना रहे हैं आपको पता है। बात यही है, हमें पॉजिटिव लेके चलना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लेके चलना चाहिए, और हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना चाहिए। कोई बात नहीं है यार, आज 100 साल लग जाए, 200 साल लग जाए, कौमें ऐसी ही। लेकिन मुझे दुख हुआ, मुझे पता है किस चीज़ का दुख हुआ, कि हमारी सिविलाइजेशन जो अब हमारे पास आ गया ना, उस सिविलाइजेशन का क्रेडिट उन्होंने ले लिया। क्योंकि हमारे फिल्म मेकर जो है अभी तक उन्हीं हीरोइंस को लेकर फिल्में बना रहे हैं जो एक खेत के अंदर नाच के चली जाएं तो वहां 10 साल तक फसल नहीं होती। और वो लोग मोहनजोदाड़ो के, देखिए ये मुल्क का इमेज बाहर जाना है, फिर बोलते हैं बासमती राइस हमारी चोरी हो गई। बासमती राइस क्या चोरी हो गई? तो मोहनजोदाड़ो भी चोरी हो गया ना, आपका ले गए इंडिया। अब क्या आपने दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया? बहुत बुरी हालत है। कोई पाकिस्तानी बासमती राइस इंडियन बासमती राइस कहलाता है, पाकिस्तानी चली गई। हम अपनी मार्केटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी मार्केट सारी वेस्ट कर बैठे। अब ये रोएंगे कि जी वो बासमती हमारी थी, अब रोएंगे मोहनजोदाड़ो हमारा है। अबे भाई जिसने उसको कैप्चर कर लिया वो ले गया उसको। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब हमारे पास मेहमान व मेज़बान के रूप के अंदर। सर, कुछ सवालात हमें मौसूल होते हैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले या प्रोग्राम के दौरान, उनका जिक्र आपके साथ करता चलूँ। एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से हमारे पास है, बहुत सारे लोगों ने उससे बेचा है, लेकिन आमिर अब्बास साहब ने दोबारा से जो है वो उसको रिपीट किया। उन्होंने प्रॉपर्टी कल वैल्यूएशन के मुतालिक इन्हें बता रहा था कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बाकायदा MBA होता रियल एस्टेट के अंदर, और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जो है इसके लिए मल्टीपल एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं। देयर आर फॉर्मूली और रेसिपीज़ फॉर सक्सेस फॉर एवरीथिंग। देयर आर SOPs एंड बॉडीज़ ऑफ नॉलेज फॉर ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। दे आर सेट, स्टैंडर्डाइज्ड एंड अलाउ फॉर इम्प्रूवमेंट विद इन द सिस्टम। यानी अगर आप चाहें तो बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट फोकस करी ओपन प्लॉट्स के ऊपर। ओपन प्लॉट वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए वेस्ट के अंदर कभी मैंने नहीं देखा कि वारन बुफे ने 500 गज़ का, 1000 गज़ का या 4000 गज़ का प्लाट अमेरिका में ख़रीदा हो और फिर उस 4000 गज़ के प्लाट के ऊपर अपना मकान बनवाया हो। सुबह शाम वारन बुफे की अपनी बेगम से लड़ाई होती हो कि किचन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए। मतलब माइनर ट्वीक्स होती हैं वहाँ पर कि ग्रेनाइट कौन सा होना चाहिए, वुड का कलर क्या होना चाहिए। रियली स्पीकिंग मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ मेड अप। द सेम इज़, मतलब पाकिस्तान के अंदर, सिंस यू कीप गोइंग टू सिंगापुर अ लॉट, Singapore houses some of the biggest billionaires of Asia and perhaps even the world, right? Am I correct? And even if there are many people who call Singapore their second home, and they are they are one of the richest people. Hong Kong houses so many rich people, लेकिन मैंने कभी हांगकांग के अंदर जिन रिच लोगों से मैं मिला हूँ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने लंटाओ आइलैंड के फलां काउलून के अंदर एक प्लॉट लिया है बड़ा सा, और उस प्लॉट के ऊपर मैं अपना मकान बना रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, और उसके लिए मैं ठेकेदार ढूंढ रहा हूँ। आपके जहन में कोई हो तो बताएं। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर, हम ओपन प्लॉट मेंटेलिटी की तरफ क्यों चले गए हैं? वेस्ट वाले या तो वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अगर वो अक्लमंद होते तो वो भी ओपन प्लॉट्स खरीद रहे और बेच रहे होते। वाई इन द वेस्ट डू आई रेयरली सी इवन पाकिस्तानीज गेटिंग इनटू ओपन प्लॉट्स एंड सेलिंग देम? वाई? देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। आप ये बताइए, इस वक्त कितनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिनकी अगर आप वैल्यूएशन करें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर कराची के अंदर ही होंगी। ठीक है, बिल्कुल होंगी। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये क्या वजह है कि कौन ऐसा अहमक होगा जो कि उस वैल्यूएशन से प्रॉफिट नहीं कमा रहा? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। दुनिया में अगर कोई चीज़ आप लेके आते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। अगर एक चीज़ मैंने रखी भी, अगर मैंने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और उसको मैं रखा रहने दूँ 1 साल तक, डिवैल्यूएशन होगी या नहीं होगी? खत्म हो जाएगा कुछ ऐसे में। या ये है कि अगर मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है या मैंने एक प्लांट लगाया है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं कि यार ये कल डबल का हो जाएगा, मैं उसको भेज दूंगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा वो प्लांट मशीनरी। तो ये मामला, ये जो है, जो ये साइंस है ना, प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट साइंस है, ये पूरी एक साइंस है। आपने जैसे तरह से कहा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दुनिया में अब जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, वो रिएट्स के अंदर तब्दील हो गए हैं। और वो रिएट्स क्या है कि आपने एक चीज़ कंस्ट्रक्ट की, एक चीज़ आपने वो चलाई, और फिर उसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपने फ्लोट कर दिया छोटे छोटे से हिस्से बना के जी, और वो फिर इन्वेस्टर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं। यू आर द ओनर, यू आर नॉट द ओनर, द ओनर आर गोइंग टू बी द इन्वेस्टर्स, यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यू आर मैनेजिंग इट, यू आर गेटिंग सम मनी आउट ऑफ दैट। सिमिलरली मॉर्गेजेस, मॉर्गेज इंडस्ट्री पिछले 200 साल के अंदर तब डेवलप ही नहीं होती अगर वो राइट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रहा होता। अच्छा, मैंने कभी नहीं सुना कि वॉरेन बूफे आए और टीवी के ऊपर आकर बोले कि इन्वेस्टमेंट के बजाय आप क्या करें कि आप ओपन प्लॉट खरीद लें अमेरिका में, या स्टार्ट बाइंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन, क्योंकि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ह्यूज कंट्री, गॉड हैज़ ब्लेस्ड इट विद अ लॉट ऑफ लैंड, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। कैनेडा इज़ अ ह्यूज कंट्री, लाइक कैनेडा इज़ ह्यूज, इट्स मैसिव, चाइना इज़ मैसिव, रशिया इज़ मैसिव। तो मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो लोग मतलब ये कि ज़मीनें ख़रीद रहे हैं या एकड़ों पे एकड़ें ज़मीन खरीद रहे हैं। बट व्हाट आई हैव सीन इज़ के देयर अप्रोच इज़ कि डेवलप, सेल, बुक अ प्रॉफिट, गेट बैक, है ना, एग्जिट द मार्केट, री एंटर, रीपरचेज, डेवलप, सेल, गेट आउट द मार्केट। ट्रम्प इज़ अ रियल एस्टेट बिलियनियर, राइट, बट you know what he's been doing. He's been into casinos and all, and he's made a lot of money out of construction.
पर कभी वो मैंने ये नहीं देखा कि वो ये कहता हो कि मेरे पास ये प्लाट है, ये मतलब ही इज इनटू डेवलपमेंट, लिया, डेवलप किया, पैसे कमाए। बात सिंपल सी है, आपके पास काला धन है और आपको टैक्स एवेजन करना है, सबसे आसान तरीका ये है। कहीं ये पाकिस्तान का सिनेरियो बता रहे हैं ना, ऑफ कोर्स। इसके अलावा आप क्या तरीका कर सकते हैं? आप स्टॉक मार्केट के अंदर करेंगे, आप बैंक के अंदर पैसे रखेंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, टैक्स मैन आपके पास आ जाएगा। आपने काला धन कैसे रखना है? ये सारा काला धन का गेम है सर। इसके अलावा क्या है? अगर लॉजिक ही नहीं, मैं इसीलिए परेशान होता हूँ हमेशा कि मतलब मलका बरतानिया इतनी, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, यू नो, 1956 पाकिस्तान की हेड ऑफ स्टेट जो थी वो मलका बरतानिया थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग नहीं जानते, हम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान थे, फिर 56 में हमने वो बन गए ना, रियासत बन गए, हमने अपने हकूक़ हासिल कर लिए। उससे पहले मलका बरतानिया थी, गॉड सेव द क्वीन का तराना भी चला करता था, लोग गाते हैं, आज भी गाते हैं, बहुत सारे हमारे वज़रा भी हैं, उनके पास भी दोहरी शरीयतें रही हैं। 1950 तक इंडिया में भी था वो, इंडिया में, यस ऑफ कोर्स। लेकिन रियली स्पीकिंग मलका बरतानिया ने कभी इस पर फोकस नहीं किया रियल एस्टेट पर। व्हेन दे केम हियर दे स्टार्टेड डेवलपिंग एंड गेटिंग एज मेनी एसेट्स फ्रॉम हियर। कोहिनूर हीरा पकड़ो, चाय के बाग लगाओ, मिचल्स फ्रूट फार्म बनाओ, ये करो वो करो फला, मतलब क्वीन की बात नहीं कर रहा, बट दैट वाज देयर डायरेक्शन, डेवलप, अर्न मनी, मेक इट प्रोडक्टिव। ज़मीन उन्होंने उठा के यहाँ के मुकामी लोगों को दी और यहाँ से रियल एसेट्स, मतलब वो सॉरी रियल एसेट, रियल रिसोर्सेज जो हैं वो उन्होंने इनकैश की। जिस भी जगह गए कॉलोनियल दौर के अंदर उन्होंने वहां से रिसोर्सेज गैदर किए। आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वाज एक्चुअली लाइक गोइंग विद माय फैमिली फ्रॉम सिंगापुर टू सेंटोसा आइलैंड रिजॉर्ट है उनका। जी जी। तो ऊबर पे मैं सफ़र कर रहा था। फिर ऊबर पे सफ़र कर और सिंगापुर में भी है, सारी दुनिया में। तो वो मैंने उससे बात करना शुरू की, तो वहाँ पे आपको ज़रा चीज़ें बताता हूँ कि क्या हो रही है दुनिया में ग्लोबली। ये सिर्फ सिंगापुर की बात नहीं है, सारी दुनिया में हो रही है। वो जो वहाँ पे ऊबर ड्राइवर्स हैं, दे आर पार्ट टाइम ड्राइवर्स। हाउ आर दे पार्ट टाइम ड्राइवर्स? वो कहते हैं कि आपको $80 के ऊपर, क्योंकि गाड़ी रखना वहाँ पे काफ़ी महंगा होता है, तो जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, सेल्स पर्सनस हैं, उनको कम्यूटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो $80 की गाड़ी जो है पर डे रेंट के ऊपर ले लेते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और ये सारा लीगल है। ऊबर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे स्टार्ट द ऐप, दे स्टार्ट पिकिंग अप द पैसेंजर्स ऑन द वे टू वर्क एंड बैक फ्रॉम वर्क। उससे $30-40 जो है वो अर्न कर देते हैं। तो उनको जो है $30 या $40 का पर डे जो है कम्यूटिंग चार्ज लगता है, जो कि एक तरफ के अगर एक क्लाइंट से वो मिलने जाए तो $30 की टैक्सी चार्ज लग जाएगा। अच्छा, they are sharp, they're doing it. They don't even talk to you if you are not profitable to them. ठीक है? सिंपल, बहुत सिंपल। अगर आप 2 पैसा कमा के उनको पैसे का 2 पैसे का फायदा नहीं है नजर आ रहा, आपसे बात भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब आई टॉक टू द टैक्सी ऊबर ड्राइवर कि यार आप बताओ आप क्या करते हो, आप ये पार्ट टाइम कर रहे हो? उसने कहा हाँ, आई एम डूइंग पार्ट टाइम। सो व्हाट यू आर? तो ही सेड आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट। तो मैंने कहा ओके, लेट मी गेट सम एडवाइस फ्रॉम यू। आई ऑलरेडी हैव अ फ्लैट इन सिंगापुर, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो मेरी एक्स्ट्रा फंड्स हैं मैं उनको री इन्वेस्ट करूँ। तो उसने कहा कि लुक, द कॉस्ट ऑफ फंड्स राइट नाउ, जो आपको बैंक से लोन मिलेगा और इस वक्त जो आपकी रेंटल यील्ड है उसमें जो मार्जिन आ रहा है वो 1% आ रहा है। सो यू विल एक्चुअली अर्न 1% ऑन द रेंटल यील्ड even after getting the loan and everything. So see, अगर ये सारी साइंस नहीं होती, सारी डायनेमिक्स नहीं होती, तो वो कहते यार प्लाट लेके बैठ जाओ, कल जो है वो 6 महीने बाद डबल का हो जाएगा, आप बेच देना। अच्छा, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत नेट पर पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, मेरे कुछ असातिज़ा भी रहे हैं, अब तो खैर बहुत सीनियर पोजीशंस के ऊपर आ गए इन्वेस्टमेंट हाउसेज वगैरह के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने रियल एस्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो जितने फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे, जस्ट उन्होंने कहा सेम रूल अप्लाइज जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है, सेम रूल अप्लाई। फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लें आज की तारीख के अंदर, देयर आर फॉर्मूलाज अवेलेबल फॉर दैट ऑन द नेट। यू कैन टेक एनी ऑफ दोज फॉर्मूलाज, यू कैन यूटिलाइज देम। ये बने बनाए फॉर्मूलाज होते हैं। ऑल यू नीड टू पुट इज द रेंटल इनकम, द एनुअल इंक्रीज दैट यू आर लुकिंग एट, द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट जैसे बताया अभी फ़हीम साहब ने, और उसके बाद इट विल गिव यू एन आंसर इटसेल्फ कि बिल्ट अप प्रॉपर्टी आपको कितना देगी। आपने खाली एक प्रोजेक्टेड
वो देना है और आपको आज की तारीख में उसकी कीमत बता देगी वो। अच्छा, इसमें आपको बता दूं यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप आज रेंटल यील्ड लेके आते हैं ना, वैल्यू और जो आपको रेंट मिलता है, तो आपको रेंटल यील्ड 2% भी नहीं मिलता है, जबकि ग्लोबली जो है वो 4% है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज खुल गई है और उसमें बड़ी तेज़ी में इजाफा हुआ आज फिर। तो कल जो है वो थोड़ी गिरावट आई थी। ये आज का सिलसिला अभी ये देखें स्क्रीन के ऊपर, नाजरीन एक वक्त के ऊपर 40,000 पॉइंट भी क्रॉस कर गई। इसके ऊपर तो झगड़ा था, ये अंदर की खबर थी वैसे कि लोग लेके जाएंगे 40,000 से। मैं तो फ़हीम ज़मा साहब झूठा हो गया, मैं गलत। ये देखें 126 पॉइंट का इजाफा हो गया आज। कल जो है लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा। बहुत हर लम्हा तब्दील हो रहा होता है, आपको पता है, हर लम्हा तब्दील हो रहा होता है पढ़ने बनाने और पहुँचाने तक। कल जो था वो 55 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर हुआ था, लेकिन ये कि ओवरऑल जो है वो इम्पेक्ट कोई इतना ख़ास नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि मैं झूठा साबित हो गया, मैं लोगों को मान लेता हूँ इस बात को। आई एम ऑफ टारगेट बाय अबाउट 12,000 पॉइंट्स लिटरली, आई एम टेलिंग यू, because I never thought that this market had a potential of reaching 40,000 points. I still stand by that the mathematical calculation that I made did not account for such increase in the stock market. It is either an anomaly with the international science or the discipline of finance, or it is an anomaly with our market. I leave the question to you. बात वो फिर हम $1 ट्रिलियन तो नहीं, $1 बिलियन क्वेश्चन है। देखिए बात वहीं पे आ जाती है कि आपकी बेसिस क्या है वैल्यूएशन की, राइट, ठीक है, आप किस बेस के ऊपर। लेट मी जस्ट गिव यू वन वेरी क्विक सॉर्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। जो दुनिया के अंदर जो बड़ी जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं उनमें एप्पल है, गूगल है, टेल्सा नाम है, जो अब आई है, टेस्ला बहुत आगे निकल गई है, एलॉन मस्क उसका नाम है क्या ना? और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक अ कॉमिक कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी सब जो है वो नेगेटिव कैश फ्लोज हैं उनके, यानी कि अभी सब जो है वो लॉसेस में जा रहे हैं, लेकिन अमेज़न भी लॉसेस में जाता था। तो एक वक्त पर उसने बिजनेस मॉडल चेंज किया, और फिर देखें जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है अपनी जगह बात होती है। एक अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, ठीक है, तो उनका ग्लोबल इनोवेशन सेंटर है। तो वो क्या करते हैं, वो पिछले 15 साल से बेहतरीन मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज जो हैं उनको वो गैदर कर रहे हैं, उनका डेटा जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे हमें मालूम हुआ कि कौन सी कंपनी जो है वो मोस्ट इनोवेटिव है। तो जब मालूम हुआ, जब उनको इन्वेस्टर जो है उनके फ्यूचर कैश फ्लोज के बाद जो प्रीमियम दे रहा है उनको, वो उसकी बेस के ऊपर जो उनकी शेयर प्राइसेस हैं, अगर जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा वो उतनी ही ज़्यादा इनोवेटिव है। तो जो पाकिस्तान के अंदर मामला आ जाता है ना कि आप कितनी इनोवेशन चीज़ों के अंदर लेके आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या। चलिए आई आस्क यू जस्ट सम बेसिक क्वेश्चंस, सम ऑफ देम विल गो इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग दिस, सम विल एक्चुअली रेज क्वेश्चंस अबाउट इट। नंबर 1, डू यू फोरसी interest rates going down, because that could be one of the reasons why the market is going up. Do you foresee? देखिए सर ये वो टाइम कम है, ये वो होगा अपना क्या रैपिड फायर राउंड। देखिए इंटरेस्ट रेट्स जो है पहले ही काफ़ी कम है बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स। सेकंड, डू यू फोरसी ए मेजर शिफ्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मेजर और हैवी, जो जिसे मैं कह सकता हूँ हैवी हाफ ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें एनर्जी है, एक मैं बात कर रहा हूँ। डू यू फोरसी कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कोई क्वांटम लीप लिया है इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, जो हमने 40,000 क्रॉस की? देखिए अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अगर मैट्रिक्स देखें तो कोई बहुत बड़ा नहीं, इकोनॉमी के अंदर जैसे डिफरेंस आता है उसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लार्ज कैप कंपनीज का तो इसी तरह से होता है। दी ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देन कैन बी, नाजरीन ये बड़ा अहम है, सिर्फ जो एक मंतकी इसकी वजह हो सकती है वो ये है, क्या आप फोरसी करते हैं रूपी डिप्रिसिएशन, सॉरी रूपी डिवैल्यूएशन, क्योंकि वही सिर्फ एक वजह हो सकती है कि इंटरनेशनली कोई एडजस्ट करेगा अपनी पोजीशन को, जब शेयर्स को अपनी वैल्यू डॉलर टर्म्स के अंदर जस्टिफाई करनी होगी
तो फिर रुपी डिवैल्यूएशन हो रही होगी तो फिर मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है कि ऐसी कोई बात है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो तो कहीं पे भी ऐसे नॉट ऑन द कार्ड्स। डिवैल्यूएशन, रुपी डिवैल्यूएशन, खास तौर पे ये जो करंट गवर्नमेंट है इनका तो हमेशा स्टांस रहा है कि वो दे वांट टू कीप द एक्सचेंज रेट स्टेबल। कौन सा ऐसा आपको लगता है हम चौथा सिर्फ एक ही और हो सकता है, उसके अलावा कोई डायनेमिक शिफ्ट हुई हो कि हमारे जो की इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक वो चेंज होने वाले हैं, यानी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बाय परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हो जाए, या हमारी जो है वो इन्फ्लेशन जो है और मजीद बाय 1% और एडजस्ट हो जाए, वो एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक वो बात है। मैं अब एक चीज़ की तरफ आ जाऊँ, ये जो अभी इन्होंने ग्रेजुएट किया है IMF प्रोग्राम से, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर होता है, होगा उसका तो असर होता है, मस्बत असरात मुरतब होंगे। आखिर में जाते जाते नाजरीन के बहुत सारे सवालात थे। कंट्रोवर्शियल साइबर क्राइम बिल सेल्स थ्रू नेशनल असेंबली, डेली टाइम्स की खबर है, और साइबर क्राइम बिल के मुतालिक मैं मज़ीद तफसील नाजरीन वक्त कम हमारे पास कम है, मुख्तसरन ये बात बता दूं कि सर ये बातें सही हैं कि दूसरों को बिला वजह छेड़ना, इंटीमिडेट करना, उनकी लाइफ्स के अंदर या उनकी प्रिवेसी को वायोलेट करना वो गलत है, जुर्म है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि तस्वीर नहीं लगा सकते तो चलो मैं तो बोलूँगा हाँ सही है कॉमन सिटीजन, लेकिन जर्नलिज्म के ऊपर एक कज़न ये आ जाएगी कि मुझे फिर पूछना पड़ेगा हर दफ़ा जिस सियासतदान की मैं तस्वीर लगा रहा हूँ कि भाईजान आपकी तस्वीर लगा दूँ या फलां। और आपको पता है बहुत सारे सियासतदान पकड़े गए हैं जो दूसरों पे तनकीद करते थे, घर में दावतों में खिल्ली उड़ा, मतलब क्या कहते हैं उसको, अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मोहतात किस्म के, इंजॉय करते हुए। आपको खुद याद होगा ऐसी तस्वीरें जो लोग आवाज़ उठा रहे थे दूसरे सियासतदानों के, उनके जलसों में माहौल जो है वो ठीक नहीं होता, उनके अपने घरों की हालात जो हैं वो मंजर आम पर आ गए थे, फिर मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मतलब बतौर सहाफ़ी एक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी जिनके घर हो रही थी दावत वो भी मेरे बड़े अच्छे अजीज़ हैं। लेकिन खैर एनीवे, आप अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। ताल्लुकात सबसे रखता हूँ, राब्ता सबसे रखता हूँ, ताल्लुकात भी सबसे रखता हूँ, लेकिन दोस्ती लोग मुझसे नहीं करते, मैं लोगों से करना चाहता हूँ। मेरी ज़ुबान ठीक नहीं है, मतलब मेरा मिजाज ठीक नहीं है, माजरत इसमें टेक कर लूँ वापस। फ़हीम उज़्ज़मा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। हमने प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बात की, रियल एस्टेट के अंदर उभरने वाले बहुत सारे सवालात आपको जवाब दिए। थोड़े साइंटिफिक तौर पर भी हम रियल एस्टेट के बारे में बात करते रहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, आपका खादिम अली नासिर भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मुतारिक रहता है। अगर आप सवालात प्रोग्राम से पहले भेज दें तो ये प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान फिर आपके सवालात पढ़ना और उनका जवाब देना साइमल्टेनियसली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको डिस्करेज नहीं करता, आप ज़रूर भेजें। अली नासिर बिजनेस प्लस करके सर्च कर लीजिएगा। हमारे जो ऑफिशियल पते हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन पर आते रहते हैं। आज के लिए अली नासिर, फ़हीम उज़्ज़मा और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।